हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव। एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, उसपे सारे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे हमने हमारी जो मटेरियल है उसकी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम एसक्यूएल की क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ऑलरेडी हमारी स्टडी मटेरियल में क्लास में डिस्कस किया गया है। ये मेरी मटेरियल की है। इन्होंने कहा बीटा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का बीटा क्या होता है, 0 होता है। वो हमने ऑलरेडी बताई हुई है। रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या है, टोटल रिटर्न ऑफ द ऑल इन्वेस्टमेंट। ये क्लासेस में सारी क्वेश्चन ये डिस्कस किया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद समझेंगे आप लोग, और ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आज हम स्कैनर की क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पे, और स्कैनर ये सारी क्वेश्चन क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। हम इस चैप्टर का स्कैनर की क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिएगा, इज द आर्ट ऑफ द साइंस मेकिंग डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट मिक्स। इन्वेस्टमेंट के बारे में जो डिसीजन लेता है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दैट इज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, उसको हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे पोर्टफोलियो, दूसरा यहाँ दूसरा क्या, इज द पॉलिसी मैचिंग इन्वेस्टमेंट टू ऑब्जेक्टिव्स, एसेट्स एलोकेशंस एंड बैलेंसिंग रिस्क अगेंस्ट परफॉर्मेंस। ये सारे होता है जो पॉलिसी मेकिंग भी करता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। किसके बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, एसेट्स एलोकेशन के बारे में, और रिस्क के को डिस्कस करता है। कौन डिस्कस करता है, पोर्टफोलियो मैनेजर डिस्कस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, who define the portfolio management is the science more an art and involve lots of the judgments। ये सारे आपको नील वुडफोर्ड ने किया था। इसने क्या कहा था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ए साइंस मोर एन आर्ट इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ द जजमेंट्स। ये सारे नेल है। नेल वुडन का आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये साहब है, ये यूके की हैं, और इन्होंने सारी चीजें बर्न इसमें किया था। स्पाउस ये है, एजुकेशन यहाँ लिया था। नील इज द वन ऑफ द बेस्ट नोन फंड मैनेजर इन द यूके एज हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट एट दिस। तो ये साहब ने वो सारी चीजें किया था। फर्स्ट आपको क्या कहा था, मैनेजमेंट नॉट एट अ साइंस मोर एन आर्ट एंड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ बिजनेस, दैट इज द नील वुडन। ये किसने डिफाइन किया था, नील वुडफोर्ड ने डिफाइन किया था। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आर। कौन सा टास्क है, टास्क इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में जो टास्क इन्वॉल्व करता है वो कौन सा है, पोर्टफोलियो सिलेक्शन का होता है। दैट इज द पोर्टफोलियो सिलेक्शन, बी पार्ट है। और देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी होता है पोर्टफोलियो का ही सिलेक्शन होता है। Process that focuses on assessing the risk and return characteristics of available investment। ये जो प्रोसेस होता है कि किसी भी पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितनी है, कितना आपका रिटर्न है, ये सारा आपका सिक्योरिटी एनालिसिस में हम एक्सप्लेन करते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस, दैट इज द पार्ट ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा आप, यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियो फ्रॉम द एसेट्स फिजिबल डेट। तो बेस्ट पोर्टफोलियो जो सिलेक्शन होता है वो कहाँ से, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, जिसमें रिटर्न हाई होता है और रिस्क क्या होता है, लो होता है। तो प्रोसेस इन्वॉल्व चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, बंडल ऑफ सिक्योरिटी मैनेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ सेलेक्टिंग बंडल ऑफ सिक्योरिटी फॉर मैक्सिमाइजिंग रिटर्न और मिनिमाइजिंग रिस्क। अब यहाँ पे सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है, रिस्क और रिटर्न किसी पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में जो आइडेंटिफाई करते हैं वो सिक्योरिटी एनालिसिस होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में जब डिसीजन लेते हैं बेस्ट, उसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो सिलेक्शन होता है। फिर देखिए, पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। पोर्टफोलियो क्या है, सेलेक्टिंग बंडल ऑफ सिक्योरिटीज अ पोर्टफोलियो, दैट इज अ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो पे भी सारी क्वेश्चंस है, इसमें मैंने किया था। फिर आपको दिखाया था यहाँ पे, management thus refer the managing the efficiently investment in the securities by diversifying the investments across the industries line and market types। ये सारे जो होता है efficient investment जो करता है
डाइवर्सिफाइंग का काम करता है, इंडस्ट्रीज लाइन्स, मार्केट टाइप्स, ये सारी आपकी काम किसमें होती है, पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 10 रेफर टू द मैनेजिंग द इफिशिएंटली, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होगा, रिसोर्स नहीं होगा, स्ट्रेटेजिक नहीं होगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा, एक मैं आपके शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ, ये आपकी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी उन्होंने बताया है, और ये क्या है, मार्कविट्स, मार्कविट्स साहब ने कहा है। मार्कविट्स साहब क्या बोले कि भाई साहब, अगर आपके पास, मार्कविट्स साहब का मेन एक्सप्लेनेशन क्या है, प्लीज आप लोग सुनिएगा। अगर आपके पास ए बी सी डी अगर 4 सिक्योरिटीज है, इसमें आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न सबका सिक्योरिटी का निकालिए, और एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ साथ रिस्क सिक्योरिटी का निकालिए, और गिवन लेवल ऑफ रिस्क जिसका रिटर्न हाई होता है उसको सिलेक्शन कीजिए, और गिवन लेवल ऑफ रिटर्न जिसका रिस्क कम होता है उसको सिलेक्शन कर दीजिए आप। जो मैंने पोर्टफोलियो का मेन कंसेप्ट है। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर 2 सिक्योरिटी सिलेक्शन करनी है, दोनों का पोर्टफोलियो रिटर्न निकालिए, पोर्टफोलियो रिस्क निकालिए, हर एक पेयर का ऐसे ही कीजिए, जिसका सबसे कम होता है रिटर्न रिस्क, आप मैक्सिमम रिटर्न तो उसको सिलेक्शन कीजिए। तो ये मार्केट, तो इनके पास कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन उन्होंने क्या बताया, मार्केट प्रोवाइड्स द टूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द पोर्टफोलियो which give the highest return for a particular level of risk, mean variance portfolio. Total risk of the portfolio can be reduced by the diversifying. Diversify का मतलब क्या होता है, माने हम बहुत सारे सिक्योरिटीज परचेज करेंगे तो हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई का एक दूसरा भी हम मतलब निकाल सकते हैं डाइवर्सिफाई का। सपोज कीजिए कि हम कोई, हमारे पास 5 लाख रुपया है, हमने 2,50,000 हमने एसी में, एयर कूलर में हमने लगा दिया, एसी में लगा दिया है, और 2,50,000 कोई आपकी आइसक्रीम वाली इंडस्ट्री में लगा, आइसक्रीम। तो विंटर के सीजन में यहाँ से प्रॉफिट आएगा, समर के सीजन में यहाँ से प्रॉफिट आएगा, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफाई। ऐसे जगह डाइवर्सिफाई किया, ईच एंड एवरी मोमेंट में हमें रिटर्न आते रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मैंने आपको क्लास में सारे डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपकी होती है। तो उन्होंने कहा कि डाइवर्सिफाई दिस कैन बी अचीव्ड बाय द इन्वेस्टमेंट इन द एसेट्स दैट हैव लो पॉजिटिव कोरिलेशन, एकदम या तो लो पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए, तो नेगेटिव कोरिलेशन हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। डाइवर्सिफाई ऐसे होनी चाहिए। लाइक हमने एक यहाँ पे एसी समर में काम करता है, आइसक्रीम समर में काम करता है, लेकिन यहाँ पे अगर एसी हो जाए और वुलन क्लॉथ हो जाए, ये तो सेम टाइप का, ये डाइवर्सिफाई नहीं होगा। ये आपकी एसी और वुलन क्लॉथ, ओसवाल, ओसवाल जैसे तो वुलन क्लॉथ बनाता है, अगर कोई एसी में इन्वेस्ट करे, वुलन क्लॉथ में इन्वेस्ट करता है, तो ये डाइवर्सिफाई होता है। ये दोनों सेम नेचर का है, इसीलिए डाइवर्सिफाई नहीं होगा। ये वाला डाइवर्सिफाई होगा। एक आपका आइसक्रीम में इन्वेस्ट कर दीजिए, वुलन क्लॉथ में इन्वेस्ट कर दीजिए। एक समर में इंडस्ट्री चलता है, एक आपको विंटर में इंडस्ट्रीज करता है, उसको डाइवर्सिफाई कहा जाता है। फिर उन्होंने कहा इनकी कुछ लिमिटेशंस है। हेरी मार्केट मॉडल मैक्सिमाइज दिस, ही हैज नोन द सारी स्टडी लिखा हुआ है इनके बारे में, एसेंशियल। अब इनके पास कुछ लिमिटेशंस है। डू यू पुट द ऑल, ये उन्होंने कहा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट वांट टू इन्वेस्ट इन सिंगल ओरिजिन, ही कैन चूज द बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर। लाइक उन्होंने मेन यही कहा आपको, जो मैंने यहाँ पे बताया। क्या बताया था कि अगर मान लीजिए ए बी सी डी हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो हम रिस्क और रिटर्न दोनों का निकालेंगे, और ऐसे रिटर्न सिलेक्शन करेंगे जिसमें सबसे हाईएस्ट हो गिवन लेवल ऑफ रिस्क, ऐसे सिक्योरिटी को सिलेक्शन करेंगे जिसका सबसे क्या हो, लो रिस्क हो एट गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। इन्होंने यही बताया, डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए बताया। पोर्टफोलियो थ्योरी वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय हेरी मार्कवेट, इन्होंने दिया था। दूसरी, according to market investor attitude towards the portfolio depends upon expected return and risk, quantification of risk। ये दोनों के बारे में मार्केट ने बताया कि रिस्क को भी एनालिसिस करो और रिस्क और रिटर्न को भी एनालिसिस करो, बोथ ऑफ दिस। 10 का आंसर हो जाएगा। कोवेरिएंस, यहाँ पे बोला है this and this are conceptually analogous in the sense that both of them are reflect
द डिग्री ऑफ को मूवमेंट बिटवीन द को वेरिएबल्स। अगर मान लीजिए एक्स और वाई सिक्योरिटीज है, डिग्री ऑफ को मूवमेंट कहाँ से आता है, तो को वेरिएंस बताता है और को रिलेशन बताता है। इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था क्लास में। तो यहाँ पे को वेरिएंस और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। Correlation are the conceptually analogous in the sense that both of them reflect the degree of co-movement। डिग्री ऑफ co-movement मैंने क्लास में डिस्कस किया था कोवेरिएंस के बारे में और कोरिलेशन के बारे में। आप लोग ज़्यादा कंफ्यूजन होगा तो वहाँ पे देखिएगा, ये डिग्री ऑफ को-मूवमेंट बताता है, एक डायरेक्शन डिग्री बताता है। मैंने आपको कहा था कि कोवेरिएंस अगर मान लीजिए एक्स वाई का पॉजिटिव है तो दोनों सिक्योरिटी सेम डायरेक्शन में मूव करता है, या तो इंक्रीज करेगा या तो दोनों डिक्रीज करेगा। अगर कोवेरिएंस आपका एक्स वाई का नेगेटिव है तो एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा, दूसरा डिक्रीज करेगा तो एक इंक्रीज करेगा। दिस इज द को मूवमेंट। कोरिलेशन का डायमेंशन ऑफ रिलेशनशिप बताता है, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट द, यहाँ पे ये वाला ए, द लोअर द कोरिलेशन, कोरिलेशन लोअर होता है उसका रिस्क क्या होता है, रिस्क कम होता है। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर एक्स वाई है, ये अगर कम होगा तो इसका रिस्क भी क्या होगा, उस पेयर ऑफ सिक्योरिटी का रिस्क भी क्या होगा, कम होगा, ये बताया जाता है। ठीक है, ये सारी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है इसी कंसेप्ट। पोर्टफोलियो रिस्क इज सेंसिटिव टू, पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है, सेंसिटिव टू किसका, प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स डिवोटेड टू ईच स्टॉक। ये सारे स्टॉक की आपकी कितना पैसा इन्वेस्ट किया उस पर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच स्टॉक, कोवेरिएंस बिटवीन द टू स्टॉक, ये सारी बात पे पोर्टफोलियो रिस्क डिपेंड करता है कि सबसे पहले ए बी मान लीजिए दो सिक्योरिटी है तो यहाँ पे कितना पैसा लगाया है, यहाँ पे कितना, इसकी प्रोपोर्शन पे भी पोर्टफोलियो रिस्क डिपेंड करता है। इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये दोनों का कोवेरिएंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस पर भी आपको पोर्टफोलियो रिस्क डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल हो जाएगा, डी वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु डेवलप द फर्स्ट मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, तो मार्केविट, डॉक्टर हेरी मार्केविट, इन्होंने फर्स्ट टाइम डेवलप किया जो मैंने बताया था अभी। नेक्स्ट, अ पोर्टफोलियो इज इफिशिएंट व्हेन इट यील्ड्स, इफिशिएंट पोर्टफोलियो किससे कहा जाता है, जो हाईएस्ट आपका रिटर्न देता हो, मैंने आपका मैक्सिमम रिटर्न देता हो, पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क और लोएस्ट रिस्क देता हो, मिनिमम रिस्क, दैट इज द efficient portfolio. The Markowitz model makes the following assumption regarding investors behavior. मार्केट मॉडल का इन्वेस्ट, मैंने आपको ये सारे चीजें है मैंने आपको बताया था यहाँ पे एजम्पशंस क्या होता है मार्केट मॉडल का, मैंने शायद एजम्पशंस यहाँ पे दिखा है, वेरी मॉडल्स एजम्पशन मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। एजम्पशंस क्या क्या मैंने इसमें सारी एजम्पशन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। मार्केट मॉडल क्या एजम्पशंस है रिगार्डिंग, मार्केट मॉडल मेक्स द फॉलोइंग एजम्पशंस रिगार्डिंग द इन्वेस्टर्स बिहेवियर। Investor consists each investment alternative as being represented by a probability distribution expected return over the sum holding period। उन्होंने कहा कि XI एक इन्वेस्टमेंट है, PI आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे ABC, तो इस सिक्योरिटीज का आपका रिटर्न 20% आ गया, 15% आ गया, 10% आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दिया रहता है 0.30, 0.50, 0.20, हर एक इन्वेस्टमेंट की प्रोबेबिलिटी दिया रहता है। पहला पॉइंट ये बोला, और ये एजम्पशंस है किसका, मार्केट्स का। फिर इन्वेस्टर मैक्सिमाइज वन पीरियड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, मैक्सिमाइज करता है यूटिलिटी को, एंड पोसेस द यूटिलिटी कॉस्ट व्हिच denominated the diminishing the marginal utility wealth। ये आपको इकोनॉमिक्स का टर्मिनोलॉजी है, मार्जिनल यूटिलिटी जो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है, उसके बारे में थोड़ा आगे और डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन दिया हुआ है। इंडिविजुअल एस्टिमेट द रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबिलिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उन्होंने रिस्क के रूप में मेजर किया जाता है। तो ये सारे की सारी एजम्पशंस क्या है, मार्केविट्स का है, और इसमें क्या होगा मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में ये आपको सारा हो जाएगा, ऑल द एजम्पशंस, दिस इज द मार्केविट्स मॉडल मेक्स द फॉलोइंग एजम्पशन, ये सारी एजम्पशंस है। तो ये सारी पॉइंट्स को मार्केविट्स आपने बताया, दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड।
यूटिलिटी इज, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके पास क्या है माइनस रिस्क पेनाल्टी। रिस्क पेनाल्टी क्या होता है, दैट इज जस्ट सेड टू बी यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क पेनाल्टी। रिस्क पेनाल्टी, आपने जो रिस्क दिया उसके साथ क्या पेनाल्टी हुआ, दैट इज ए यूटिलिटी। आप देखिए यूटिलिटी एनालिसिस आपको समझाना चाहता हूँ जो यहाँ पे यूटिलिटी इज अ सेटिस्फैक्शन दैट इन्वेस्टर एंजॉय फ्रॉम द पोर्टफोलियो रिटर्न। एक सेटिस्फैक्शन होता है जो पोर्टफोलियो रिटर्न से एंजॉय करता है। द इन्वेस्टर गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन ऑफ द मोर यूटिलिटी इन x प्लस 1 रुपी देन द फ्रॉम द x। यूटिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन रिटर्न, रिटर्न इंक्रीज करेगा यूटिलिटी इंक्रीज करेगा। द यूटिलिटी फंक्शन मेक्स द सर्टेन एजम्पशन अबाउट एन investor task return. The investors are categorized into risk averse, risk natural and risk seeking. उन्होंने कहा कि जो सेटिस्फैक्शन जितना होता है उसकी इन्वेस्टर की रिटर्न से उसको यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, यूटिलिटी थ्योरी में क्या है आपका देखिएगा, यूटिलिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर ऑफ रिस्क टॉलरेंस, measure of risk tolerance और risk averse, जिस measure of risk tolerance and risk averse, ये वाला आपका पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 रिस्क पेनाल्टी, रिस्क पेनाल्टी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, रिस्क एक्सक्वायर्ड रिस्क टॉलरेंस। यहाँ पे क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्स स्क्वायर अपॉन रिस्क टॉलरेंस, ये फॉर्मूला होता है रिस्क पेनाल्टी का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिस्क पेनाल्टी, दैट इज अ ट्रू रिस्क पेनाल्टी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एज स्टेटेड अर्लियर द रिस्क पेनाल्टी डिपेंड्स अपॉन द बोथ द पोर्टफोलियो रिस्क एंड द इन्वेस्टर टॉलरेंस फॉर अ रिस्क। अदर थिंग्स इक्वल, the greater the risk, the greater the risk penalty, and other things equal, the greater the investor risk tolerance, the smaller the risk penalty। अब देखिएगा उन्होंने रिस्क पेनाल्टी का ये जो डिफिनीशन दिया आपको रिस्क पेनाल्टी का, तो ये अगर मान लिया जाए, सपोज कीजिए ये आपको 10 है तो यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे, और ये आपका 20 है तो 20 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो मान लो अगर सपोज कीजिए 5 आ गया तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो अगर रिस्क पेनाल्टी अगर ज्यादा होगा, रिस्क टॉलरेंस ज्यादा होगा तो आपका रिस्क पेनाल्टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ रिस्क एक्स स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ द, अब देखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन के एक्स स्क्वायर को क्या कहते हैं, वेरिएंस कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिस्क को कहा जाता है, रिस्क को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, वेरिएंस हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ। द साइज ऑफ द रिस्क टॉलरेंस, number reflects the investor's willingness to bear more risk for the more returns. Low high tolerance indicates the low willingness। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिस्क टॉलरेंस आपका हाई होता है तो आपका ज्यादा रिटर्न चाहिए और ज्यादा हाई रिस्क भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास लो है, लो हाई टॉलरेंस इंडिकेट्स लो हाई विलिंगनेस। ठीक है ना, अब ये वाला पॉइंट तो ये आपकी ट्रू है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, इफ अ पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड टू रिटर्न 13%, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है आपका 13% है। वेरिएंस ऑफ द रिटर्न 225, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कितनी है 225 है। एंड इन्वेस्टर रिस्क टॉलरेंस, रिस्क आपका टॉलरेंस कितनी है, रिस्क
टॉलरेंस दिया हुआ है 50। अब देन रिस्क पेनाल्टी इक्वल टू व्हाट, रिस्क पेनाल्टी, तो रिस्क पेनाल्टी का मैंने फॉर्मूला बताया था, रिस्क पेनाल्टी का फॉर्मूला बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू रिस्क टॉलरेंस, रिस्क टॉलरेंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वेरिएंस, रिस्क टॉलरेंस। तो वेरिएंस आपके पास 225 है और रिस्क टॉलरेंस आपका 50 है, तो ये 4.5 हो जाएगा, 4.5%। दिस इज अ 4.5%। देन पेनाल्टी, रिस्क पेनाल्टी। अब आपको बेस्ड ऑन द अबव डाटा, बेस्ड ऑन द अबव डाटा कुछ कैलकुलेट यूटिलिटी। यूटिलिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, यूटिलिटी का फॉर्मूला बताया था एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क पेनाल्टी, ऊपर मैंने बताया था पेनाल्टी, वही मैंने आया था। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके पास यहाँ पे कितनी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 13% है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 13% है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13% माइनस 4.5%, दैट इज इक्वल टू 8.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए लिमिटेशन ऑफ मार्केविट्स मॉडल, लिमिटेशन ऑफ मार्केविट्स मॉडल आई थिंक यहाँ पे मैंने दिया होगा, लिमिटेशन ऑफ मार्केविट्स, दिस इज लिमिटेशन ऑफ मार्केविट्स मॉडल में क्या है, to identify the optimal set of portfolio approaches demands of lots of inputs data confusion। उन्होंने कहा कि जो पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क निकालना बहुत ही ज्यादा डाटा की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है और वो डाटा कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं होता है, तो ये आपका सबसे बड़ी लिमिटेशन है। द एनालिसिस ऑफ द accustomed to think about expected rate of return and usually not used estimated covariance of return among these। उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना, रिटर्न ए वेट ए, रिटर्न बी वेट बी, रिटर्न सी वेट सी, ये बहुत सारे लंबा चला जाएगा। अब पोर्टफोलियो रिस्क निकालना, पोर्टफोलियो रिस्क को निकालना, कोवेरिएंस क्या हो जाता है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड सी वेट सी का होल स्क्वायर, टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी, स्टैंडर्ड ए वेट ए, स्टैंडर्ड बी वेट बी प्लस टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए सी, स्टैंडर्ड ए वेट ए, स्टैंडर्ड सी वेट सी प्लस टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी सी, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी, स्टैंडर्ड डेविएशन सी वेट सी। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेट करना, अगर 3 है तो, 4 है तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर ये को रिलेशन, को वेरिएंस क्रिटिकल लाइफ से कोरिलेटेड नहीं होता है, तो ये सारे ड्रॉबैक्स है, ठीक है ना, किसका, मार्केविट्स मॉडल का। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द मार्केविट्स मॉडल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, लिमिटेशन, द अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड टू बी डन इनॉर्मस, बहुत बड़ी। In the real world, portfolio analysis do not keep the track the correlation between stocks and diversified industries। उन्होंने कहा कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करना रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ज्यादा कोरिलेटेड है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे लिमिटेशन है, बोथ आर द दिस लिमिटेशन, ठीक है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे capital assets pricing, this is one of the most important model, capital assets pricing model। expected return ये बताता है, that equal to risk free plus beta RA minus RF। तो ये किसने डेवलप किया था, तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल डेवलप इन 1960 बाय विलियम शार्प, जैक टर्नर 1962, जॉन लिंटर एंड जॉन मोशिन। द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ideal is not risky should be effective to assets। तो इन लोगों ने डेवलप किया, तो विलियम शार्प, जॉन लिंटर, ये सारे, ये पार्ट ए हो गया आंसर आपका, ठीक है ना, डेवलप इन्होंने किया। अब देखिए बीटा इज द
नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क देखेगा। डाइवर्सिफाइड रिस्क, नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क क्या होता है? ऐसी रिस्क को डाइवर्सिफाइड रिस्क कहते हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, और जिसको हम इंटरनल सोर्सेज कारण होता है उसको डाइवर्सिफाइड रिस्क कहा जाता है, मिनिमाइज करने किया जा सकता है। इसको डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एक ऐसा रिस्क होता है डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, जो ओवरऑल मार्केट की सिनेरियो चेंज होने से आता है, और उसको कहते हैं नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क। और नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क को बीटा रिप्रेजेंट करता है, या ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। बीटा इज रेफर टू द फाइनेंशियल elasticity or correlated related to the volatility, and can be referred to as a measure of the sensitivity of the assets return to the market and it। बीटा का डिफिनेशन बहुत अच्छे से मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। दिस इज अ मार्केट सेंसिटिविटी एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर सिक्योरिटी, द डेविएशन ऑफ एनी पर्टिकुलर सिक्योरिटी टू चेंज इन द मार्केट, ये बदलाता है, दैट इज अ बीटा। दिस इज अ नॉन डाइवर्सिबल रिस्क, ठीक है। अब फिर देखिए, बीटा measures the relative risk associated with the individual portfolio, measure relation to the risk of the market। मार्केट के रिस्क के बाद किसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का क्या रिस्क है उसको बीटा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब आ जाइए आप, बीटा की कैलकुलेशन नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क ऑफ द एसेट्स ऑफ द पोर्टफोलियो, दैट इज द कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट, किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का बीटा, और रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो यहाँ पे मार्केट पोर्टफोलियो का हिस्सा है, दिस इज ट्रू। ये बीटा इज मोर देन वन, द बीटा मोर देन वन होता है। देखिएगा, बीटा मार्केट आपका वन होता है, अगर ये किसी भी पार्टिकुलर सिक्योरिटी का बीटा मोर देन वन है, इसका मतलब क्या है? ये मार्केट से ज्यादा रिस्की है, क्योंकि मार्केट का बीटा वन है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट अगर वन से ज्यादा है, अगर मान लीजिए बीटा इसका 1.2 है तो ज्यादा है, तो दिस इज मोर रिस्कियर देन द मार्केट। ये बीटा का कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था क्लास में, उसको समझिएगा। मैंने कहा था बीटा आपका ऐसा भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है। दिस इज हायर देन 1, दैट्स वाई मोर रिस्कियर देन मार्केट। दिस इज इक्वल टू रिस्कियर देन मार्केट, दिस इज लोअर रिस्कियर देन द मार्केट। द स्टॉक इज रिस्कियर देन द मार्केट, ऐसे बोला जा सकता है। बीटा क्या है? दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए पर्टिकुलर सिक्योरिटी डेविएशन एंड मार्केट डेविएशन। मार्केट का बीटा कितना होता है? 1 होता है। The beta is less than 1, it means the stock is riskier than the market, the market is riskier than this। तो यहाँ पे बीटा अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट का बीटा 1 होता है, इसका बीटा 0.8 है, तो दिस इज द मार्केट इज रिस्कियर देन द सिक्योरिटी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, और describe the expected return for the all assets and portfolio of the assets efficient or not। सिक्योरिटी मार्केट लाइन, दिस इज द इफिशिएंट और नॉट। सिक्योरिटी मार्केट लाइन को बहुत अच्छे से हमें समझना जरूरी है। कोई भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का जो डेविएशंस होता है वो बीटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे रिलेशन होता है। बीटा अगर 0.8 है तो यहाँ पे डेविएशन, बीटा 1 है तो यहाँ पे रिटर्न, बीटा आपका 1.2 है तो रिटर्न बढ़ता चला जाएगा। तो दिस इज रिस्क फ्री रिटर्न, और यहाँ पे जो ऐसे रिटर्न होता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट लाइन कहा जाता है। तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड बीटा। बीटा चेंज होता है तो भी चेंज होता है, तो दिस इज सिक्योरिटी मार्केट लाइन, दिस इज सिक्योरिटी मार्केट लाइन, और बीटा होता है तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन। द सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज अ लाइन ड्रॉन ऑन द चार्ट दैट सर्व्स एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। ग्राफिक कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल किसे कहा जाता है? रिस्क फ्री रेट ऑफ बीटा आर ए माइनस आर ए, which shown the different level of the systematic risk का मतलब बीटा और मार्केट risk various marketable securities plotted against the expected return of the portfolio, that is given by capital market line। तो describe the expected return for the all assets and the portfolio assets efficient or not, वो किससे पता चलता है? सिक्योरिटी मार्केट लाइन से पता चलता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या रिटर्न, इसको कहते हैं इनएफिशिएंट,
इसको जो इस पे होता है, जो ऊपर होता है, उसको इफिशिएंट सिक्योरिटीज कहा जाता है। और एक होता है कैपिटल मार्केट लाइन। अब कैपिटल मार्केट लाइन में क्या होता है? कैपिटल मार्केट लाइन में देखिएगा, जब आपकी रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न टोटल रिस्क के बेसिस पे निकाला जाए तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट लाइन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपका ये रिटर्न आ गया ऐसा, जैसे यहाँ पे जगह नहीं मिला, यहाँ पे देखते हैं। अगर सपोज की यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न, यहाँ पे आपको तो वैसे लाइन ड्रॉ किया जाता है इसको, तो इसको कहते हैं कैपिटल मार्केट लाइन। तो जब आपके स्टैंडर्ड डिवीजन 4 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 7 है, तो कितना आपका रिटर्न होगा उसके बेसिस पे। कैपिटल मार्केट लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी, मार्केट रिटर्न, दिस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट, दिस इज द कैपिटल मार्केट लाइन। और इसको कहते हैं मार्केट रिस्क ट्रेड ऑफ, इसको कहते हैं मार्केट रिस्क ट्रेड ऑफ। तो जब टोटल रिस्क के बेसिस पे निकालते हैं तो उसको कैपिटल मार्केट का लाइन का, इसमें बीटा हो जाता है तो कैपिटल बीटा हो जाता है, तो उसके इसमें क्या होता है? सिक्योरिटी मार्केट लाइन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सिक्योरिटी मार्केट लाइन डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द एनी ऑफ टू एसेट्स कैन बी रिलेटेड सिंपली टू देयर डिफरेंस इन बीटा। अब देखिएगा, मान लीजिए एक स्टॉक का ये है, एक स्टॉक का ये है, तो इसका रिटर्न कुछ और होगा, इसका रिटर्न कुछ और होगा, तो ये दोनों बीटा के चेंज के कारण हुआ ना, तो इसीलिए द डिफरेंस क्या, और रिटर्न में डिफरेंस क्यों आता है? उसकी बीटा में चेंज आने का कारण आता है, ठीक है। क्योंकि बाकी सब तो यहाँ रिस्क फ्री रिटर्न कांस्टेंट होता है, मार्केट रिटर्न कांस्टेंट होता है, बीटा चेंज होता है तो उसकी रिटर्न में चेंज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाईएस्ट बीटा इज फॉर एनी सिक्योरिटी, द लोअर मस्ट बी इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये फॉल्स है। बीटा अगर ज्यादा होगा तो रिस्क ज्यादा होगा, उसका रिटर्न भी ज्यादा होगा, तो लोएस्ट कैसे रिटर्न होगा? बीटा ज्यादा होगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज्यादा होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लीनियर, लीनियर रिलेशन है, यस। अगर ये लीनियर लाइन ड्रॉ किया गया ना, तो दिस इज अ लीनियर लाइन इज ड्रॉन, तो ये लीनियर है, तो हाँ जी ठीक है, ये आपका ट्रू है, ट्रू। द बीटा इज एन इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, बीटा सिस्टमेटिक रिस्क होता है। देखिएगा दो टाइप का रिस्क होता है, जो रिस्क हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको सिस्टमेटिक रिस्क कहा जाता है। जैसे इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज कर जाना, गवर्नमेंट की पॉलिसी इंक्रीज करना, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज करना, उसको हम सिस्टमेटिक रिस्क कहा जाता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क किसे कहते हैं? जिसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है, इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे स्ट्राइक होना, इसको मैनेज किया जा सकता था, ये आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क है। जैसे आपको प्रॉपर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करना, ये भी आपकी अनसिस्टमेटिक रिस्क है। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन, ये भी आपकी अनसिस्टमेटिक रिस्क है, ठीक है। तो बीटा इज एन इंडेक्स ऑफ द सिस्टमेटिक रिस्क, बीटा किसको बतलाता है? सिस्टमेटिक रिस्क को बतलाता है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? टोटल रिस्क होता है, जिसमें आपका सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क दोनों होता है। अनसिस्टमेटिक जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता, उसको सिस्टमेटिक रिस्क कहा जाता है। सिस्टमेटिक रिस्क को बीटा से प्रेजेंट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे capital assets pricing model based on the various assumptions, capital assets pricing model based on the various assumptions, on various assumptions। अब देखिएगा क्या क्या assumption है capital asset pricing model का, यहाँ पे मैंने लिखा है, investors are price takers and have homogeneous expectations, one price model, capital asset pricing में one price model, ये one period model क्या क्या कहा जाता है? ये रिस्क फ्री प्लस बीटा आर ए माइनस आर ए, तो वन पीरियड मॉडल होता है, प्रेजेंस ऑफ द रिस्क लेस एसेट्स,
रिस्कलेस एसेट्स इसमें होता है, रिस्क फ्री एसेट, नो टैक्सेस, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रेगुलेशंस और शॉर्ट सेलिंग transaction, perfect market equilibrium, return on the normal distributed investors, utility and expire, ये assumption होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का। यहाँ पे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ऑन वेरियस assumption एक्सेप्ट बोला है, एक्सेप्ट किसका, तो इन्वेस्टर आर रिस्क एवर्स, ये वाला है आपको, ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का assumptions है। इन्वेस्टर मेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द सिंगल पीरियड होरिजन, ये भी आपके assumptions में है, which is immediate net transaction cost either absent or so low it is ignored, ये भी आपकी है। taxes do not affect choice of the buying assets, ये आपको do not वाला जो पॉइंट बोला है ना, do affect taxes do affect, taxes do affect the choice of the buying asset, ये टैक्सेस इफेक्ट नहीं करता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है देखिएगा, यहाँ पे नो टैक्सेस, अगर टैक्सेस इफेक्ट करता है तो ये आपको एक्सेप्ट, ये वाला जो पॉइंट है, डी वाला जो पॉइंट है, डी को छोड़ के बाकी सारे एजम्पशन है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इन अ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो इक्विलिब्रियम होता है। जैसे आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आप निकालेंगे, ये बीटा आर ए माइनस आर एफ, ये अगर इक्वल है अवेलेबल रिटर्न से, तो वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन होता है। ठीक है, क्लास में हमने डिस्कस किया होगा। अब लास्ट देखिए क्वेश्चन, द रिस्क प्रीमियम कैन बी कैलकुलेटेड एज, रिस्क प्रीमियम क्या होता है, बीटा आर ए माइनस आर एफ होता है। तो द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है बीटा का, और इसको कहते हैं आर ए माइनस आर एफ को क्या कहा जाता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम, इसको कहा जाता है सिर्फ रिस्क प्रीमियम। तो रिस्क प्रीमियम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ बीटा एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये इसको मार्केट रिस्क प्रीमियम हो गया, अब बीटा हो गया, इसको क्या कहते हैं, रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। दिस इज अ रिस्क प्रीमियम। द रिस्क प्रीमियम कैन बी कैलकुलेटेड एज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड द रिस्क एवर्स, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये तो वही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, उल्टा तरीके से पूछ दिया। तो यही क्वेश्चन, इसको छोड़िए, इसको देखिए, रिस्क प्रीमियम, द रिस्क प्रीमियम कैन बी कैलकुलेटेड, द रिस्क प्रीमियम कैन बी कैलकुलेटेड, देखिए, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एसेट्स द ओनली सिंगल नंबर सिक्योरिटीज बीटा अगेंस्ट द मार्केट रिटर्न मेजर, तो सिक्योरिटी बीटा को इधर डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यही है, ये सिंगल मॉडल है, सिंगल मॉडल assets that only a single number that is security beta, तो बीटा को ही डिस्कस करके आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न को निकाला जाता है। द मेजर एजम्पशन ऑफ द शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल इज द कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल फैक्टर, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द सिंगल फैक्टर। शार्प सिंगल मॉडल क्या कहता है, शार्प सिंगल मॉडल क्या कहता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एनी पार्टिकुलर सिक्योरिटी अल्फा बीटा रिटर्न ऑफ द मार्केट प्लस एरर, यहाँ पे ये होता है, समथिंग एरर होता है। उन्होंने कहा कि सिंगल फैक्टर को डिस्कस करता है, और वो सिंगल फैक्टर क्या होता है, मार्केट होता है, वो क्या होता है, मार्केट होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टिकुलर सिक्योरिटी की रिटर्न, शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल क्या कहता है, किसी भी पार्टिकुलर सिक्योरिटी की रिटर्न मार्केट के रिटर्न पे डिपेंड करता है। मार्केट इंक्रीज करता है तो रिटर्न इंक्रीज करेगा, मार्केट डिक्रीज करता है तो रिटर्न डिक्रीज करेगा। तो दैट इज अ सिंगल फैक्टर होता है। सिंगल फैक्टर क्या होता है, मार्केट होता है। शार्प किसमें, शार्प सिंगल मॉडल। और शार्प का एक तो होता है कि शार्प मेजर्स क्या होता है, शार्प मेजर, ये मेजर भी करता है रिस्क ऑफ द एनी पोर्टफोलियो रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, शार्प मेजर ही करता है। ठीक है, शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल, ये सारे उनके एजम्पशंस है, ये आप लोग पढ़ेंगे
उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला जो पॉइंट बताया वो शार्प का ही है। ये जो पॉइंट बताया शार्प का पहले एक बार पढ़ते हैं। स्टॉक प्राइस मूव्स मार्केट इंडेक्स, उन्होंने बोला मार्केट के इंडेक्स के बेसिस पे। व्हेन द सेंसेक्स इंक्रीजेज स्टॉक प्राइसेस आल्सो टेंड टू इंक्रीज इन वाइस वर्सा। सेंसेक्स का मतलब मार्केट होता है, इंक्रीज करता है तो स्टॉक की प्राइस इंक्रीज करता है, डिक्रीज करेगा स्टॉक की प्राइस डिक्रीज करेगा। सम अंडरलाइंग फैक्टर्स अफेक्ट द मार्केट इंडेक्स एज वेल एज द स्टॉक मार्केट। ऐसा कुछ फैक्टर्स है जो मार्केट को भी अफेक्ट करता है और स्टॉक को भी अफेक्ट करेगा। स्टॉक प्राइस आर रिलेटेड टू द मार्केट इंडेक्स। स्टॉक प्राइस जो है वो रिलेटेड टू द मार्केट इंडेक्स से रिलेटेड है। दिस रिलेशनशिप कुड बी एस्टिमेटेड द रिटर्न ऑफ द स्टॉक। देयर इज ओनली वन माइक्रो इकोनॉमिक बेस, ये शार्प इंडेक्स का है। उन्होंने कहा ये जो फॉर्मूला होता है ये है शार्प इंडेक्स की फॉर्मूला होती है, शार्प इंडेक्स का। तो सिंगल इंडेक्स मॉडल का ही है, शार्प इंडेक्स मॉडल का ही है। ठीक है ना, रिटर्न बीटा आर एम, ये एक स्लाइटली एरर भी इसमें ऐड होता है थोड़ा बड़ा। देखिए single index model assume that stock move together only because of common co-movement with the market। मैंने मार्केट के बेसिस पे स्टॉक मूव करता है। ये सिंगल इंडेक्स मॉडल जो शार्प इंडेक्स मॉडल होता है वो यूज करता है। जैसे टू मल्टी मल्टी इंडेक्स मॉडल आर्ग्यू दैट single index model by incorporating the extra market factor as additional independent variables। उन्होंने कहा मल्टी क्या आर्गुमेंट करता है कि सिंगल इंडेक्स को साथ साथ कुछ दूसरा फैक्टर्स होता है मार्केट, उसको ऐड कर दीजिएगा तो वो आपको मल्टी इंडेक्स मॉडल बन जाता है। तो हाँ जी, ये सही है। सार सिंगल इंडेक्स के साथ साथ और सारे फैक्टर को अब ऐड करेंगे तो मल्टी इंडेक्स मॉडल बन जाएगा। ठीक है, जो मैंने रेशियो बताया वो यही है शार्प रेशियो, शार्प मेजर। द ये क्या है, रिस्क एडजस्टेड मेजर्स रिटर्न दैट ऑफ द ऑप्टेन यूज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो। उन्होंने कहा कि शार्प रेशियो जो होता है, जो इसका ये फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी वहां पे लिखा था, शार्प रेशियो का फॉर्मूला जो होता है, मान लीजिए आपका ये सिक्योरिटी है, उसका शार्प रेशियो निकालेंगे आप तो क्या होगा, आर ऑफ द ये रिस्क फ्री प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ए। बी सिक्योरिटीज है तो रिटर्न ऑफ बी आर एफ स्टैंडर्ड बी। तो इससे जो हायर होगा वो बेटर परफॉर्मेंस होगा, इससे जो लोअर होगा लोअर बेटर परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो ये आपको शार्प रेशियो बताता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शार्प रेशियो जो मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है ना, शार्प रेशियो डेवलप बाय नोबेल डिस डिम शार्प एंड यूज टू हेल्प इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपेयर्ड टू इट्स रिस्क। द रेशियो इज एवरेज रिटर्न अर्न इन द एक्सेस ऑफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वोलेटिलिटी। उन्होंने कहा कि एवरेज रिटर्न उसको रिस्क फ्री से कितना ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में, उसकी रिस्क लेने के कंपेयर में। तो दिस इज अ शार्प रेशियो। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड किसे कहा जाता है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मैंने पहले भी बताया था आप लोग को क्लास में। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस कर दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस करने के बाद जो आपके पास आएगा उसको कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कहा जाता है। The economic value added is a measure to the tool that provides the clear picture of whether the business is creating, destroying shareholder wealth। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो शेयर होल्डर वेल्थ को इंक्रीज करता है, अगर ये नेगेटिव आ गया तो शेयर होल्डर की वेल्थ को डिक्रीज करता है। तो ये क्लियर इमेज बताता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। रिटर्न आपकी क्या रिटर्न आया है, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसको रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपके पास प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू मेजर द फर्म्स एबिलिटी टू अर्न द मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू। फिर देखिए इफ द फर्म्स अर्निंग एक्सीड द ट्रू कॉस्ट, एक्सीड टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज क्रिएटेड द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर। ठीक है, एकदम सही है। अगर मान लीजिए आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल
ये आपका ज़्यादा है, ये कम है कॉस्ट, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा जो शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करेगा। इन्वेस्टर मेड 20,000 कैपिटल, यहाँ पे 20,000 कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको क्या है 10,000 है, माइनस द ऑपरेटिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 10% है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल आपकी 20,000 था, 10% आपकी कॉस्ट थी, तो 10,000 माइनस 2,000 दैट इक्वल टू 8,000, तो 8,000 आपकी क्या है, आपको यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया। अब ये 49 नंबर क्वेश्चन में अब आपको कह रहा है कि पोर्टफोलियो बीटा निकालिए। You have been asked to evaluate the beta of the high technology firms which has this, तो बीटा निकालनी है, तो बीटा निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेट निकालना पड़ेगा, वेट, तो वेट कैसे निकलेगा, अब सबको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 500 हो जाएगा, तो 500 होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 500 कितना, इसका वेट कितना हो जाएगा 0.20, 150 डिवाइडेड बाई 500 0.30, 250 डिवाइडेड बाई 500 0.50, वेट का सम 1 होता है। अब पोर्टफोलियो बीटा निकालनी है, पोर्टफोलियो बीटा कैसे निकलेगा 1.60 इंटू 0.20, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे 2 इंटू 0.30, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1.2 को 0.5 प्लस 1.2 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 0.32 0.60 32 जा 0.60 1.52 आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 50, ये आपको कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल पे है, नेक्स्ट क्लासेस में हम कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल डिस्कस करेंगे और इस पे सारी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।